नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने प्रेषण से आशय व प्रेषण की प्रक्रिया तथा प्रेषण संबंधी व्यवहारों का प्रेषक व प्रेषित की पुस्तकों में लेखा करना सीखा। आज इस वीडियो लेक्चर में हम प्रेषण का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, सामान्य हानि व असामान्य हानि की दशाओं में मूल्यांकन कैसे होगा, यह सब एक एक प्रॉब्लम लेकर हल करेंगे। बच्चों, प्रेषण स्कंद से आशय प्रेषणी के पास बिना बिके माल से है, अर्थात जब निर्धारित अवधि के बाद या वर्ष के अंत में प्रेषणी के गोदाम में बिना बिका माल शेष रह जाता है जिसका विक्रय नहीं हो पाया है, उस माल को प्रेषण स्कंद कहते हैं। प्रेषण व्यवहारों का सही लाभ ज्ञात करने के लिए, शुद्ध लाभ ज्ञात करने के लिए प्रेषण स्कंद का मूल्यांकन उचित मूल्य पर होना आवश्यक है। अतः बच्चों, हम प्रेषण स्कंद का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है यह सीखेंगे। प्रेषण स्कंद की गणना करते समय माल की हानि को ध्यान में रखा जाता है। यह हानि दो प्रकार की होती है, सामान्य हानि और दूसरी असामान्य हानि। इस प्रकार स्कंद का मूल्य ज्ञात करने के लिए प्रश्न में हम हानि को देखते हैं और प्रेषण स्कंद की गणना की जाती है। यदि हानि नहीं दी गई है और यदि हानि दी गई है तो विद्यार्थियों, इस प्रकार स्कंद के मूल्यांकन की दो प्रमुख विधियां उभर कर आती हैं। जब प्रश्न में हानि ना दी गई हो और जब प्रश्न में हानि दी गई हो। तो विद्यार्थियों, जब प्रश्न में हानि नहीं दी जाती है तब स्कंद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है यह हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। और जब माल की हानि दी हुई होती है तो देखा जाता है कि हानि किस प्रकार की है, हानि सामान्य हानि है या फिर असामान्य हानि है। यदि सामान्य हानि है तो स्कंद का मूल्यांकन कैसे होगा, और अगर असामान्य हानि दी गई है प्रश्न में तो स्कंद का मूल्यांकन कैसे होगा। और यदि दोनों प्रकार की हानियां दी गई हैं तो स्कंद का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, हम एक एक उदाहरण से एक एक सवाल हल करते हुए देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जब माल की कोई हानि ना दी गई हो। प्रेषण स्कंद का मूल्यांकन जब माल की कोई हानि ना दी गई हो, हम निम्न स्टेप का पालन करते हैं। सबसे पहले हम बिना बिके माल का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। बिना बिके माल का मूल्य बिना बिके माल की मात्रा में प्रति इकाई लागत मूल्य का गुणा करने से ज्ञात हो जाता है। विद्यार्थियों, ध्यान देने की बात यह है कि प्रेषण स्कंद का लागत मूल्य या बीजक मूल्य जो प्रश्न में दिया हो और जिस पर सवाल हल करने के लिए कहा गया हो, यदि प्रश्न में कहा गया है कि प्रेषण स्कंद को बीजक मूल्य पर ज्ञात कीजिए तो हम बीजक मूल्य पर गणना करेंगे, और यदि लिखा है कि स्कंद का मूल्यांकन लागत मूल्य पर करना है तो हम लागत मूल्य पर करेंगे। और यदि इस प्रश्न के उत्तर में मौन है कि किस मूल्य पर हमको स्कंद का मूल्यांकन करना है तो सदैव लागत मूल्य पर स्कंद का मूल्यांकन करना उचित होता है। तो विद्यार्थियों, जब बिना बिके माल का हम मूल्य ज्ञात कर लेते हैं तो उसमें हम प्रेषक के आनुपातिक व्यय को जोड़ देते हैं। प्रेषक के व्यय निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं। प्रेषक के व्यय में हम बिना बिके माल की मात्रा का गुणा कर देंगे और कुल प्रेषित माल की मात्रा का भाग कर देंगे। इस प्रकार से हमें प्रेषक के आनुपातिक व्यय ज्ञात हो जाएंगे। बच्चों, इसके बाद प्रेषित के आनुपातिक अनावर्तक व्यय जोड़े जाएंगे। प्रेषणी के आनुपातिक व्यय हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। प्रेषणी के अनावर्तक व्यय में हम प्रेषण स्कंद की मात्रा का गुणा कर देंगे और कुल प्रेषित माल की मात्रा का भाग कर देंगे। इस प्रकार से हमें प्रेषणी के आनुपातिक अनावर्तक व्यय ज्ञात हो जाएंगे। इन तीनों को जोड़ने से हमें प्रेषण स्कंद का मूल्य ज्ञात हो जाता है। बच्चों, प्रेषणी के आनुपातिक अनावर्तक व्यय जोड़े जाते हैं। अनावर्तक का आशय ऐसे व्यय से है जो माल को छुड़ाने और उसे गोदाम तक ले जाने से संबंधित है। इसमें बिक्री व्यय और गोदाम किराए जैसे व्यय को नहीं शामिल किया जाता है क्योंकि वो आवर्तक व्यय माने जाते हैं। अनावर्तक व्यय को प्रत्यक्ष व्यय भी कहा जाता है और आवर्तक व्यय को
अप्रत्यक्ष व्यय कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, प्रेषणी के आनुपातिक अनावर्तक व्यय जोड़े जाएंगे, अर्थात प्रत्यक्ष व्यय जोड़े जाएंगे। समस्त व्यय प्रेषणी के नहीं लिखे जाएंगे, सिर्फ अनावर्तक व्यय को प्रेषण स्कंद की गणना में शामिल किया जाता है। बच्चों, प्रेषण स्कंद का मूल्यांकन हम जब प्रश्न में कोई हानि ना दी गई हो इस वैकल्पिक सूत्र के द्वारा भी कर सकते हैं, जिसमें हम प्रेषण पर भेजे गए माल के मूल्य में प्रेषक के और प्रेषित के समस्त व्यय को जोड़ लेते हैं और उसमें प्रेषण स्कंद की मात्रा का गुणा करके कुल प्रेषित माल की मात्रा का भाग कर देते हैं, जिससे हमें प्रेषण स्कंद का मूल्य ज्ञात हो जाता है। बच्चों, अब हम एक प्रश्न हल करके देखेंगे जिसमें किसी प्रकार की हानि नहीं दी गई है। प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित सूचना से अंतिम स्कंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। भीम ने अपने एजेंट बाजवा को 100 पीस कैलकुलेटर 100 रुपए की दर से प्रेषण पर भेजे। इस प्रकार से भीम ने एजेंट को 10,000 रुपए का माल प्रेषण पर भेजा है। भीम ने भाड़ा के 100 रुपए तथा बीमा के 50 रुपए चुकाए हैं। बाजवा ने 50 रुपए भाड़ा आदि पर व्यय किए हैं। भाड़ा माल को छुड़ाने और इसे गोदाम तक ले जाने से संबंधित है, अतः ध्यान रखिएगा इसे प्रेषण स्कंद की गणना में शामिल किया जाएगा। यदि यहाँ पर गोदाम किराया दिया होता तो उसे प्रेषण स्कंद की गणना में शामिल नहीं किया जाता। बाजवा ने 70 कैलकुलेटर 150 रुपए की दर से बेच दिए। इस प्रकार से भीम ने बाजवा को कैलकुलेटर भेजे थे जिसमें से 70 की बिक्री हो गई है, अतः शेष 30 कैलकुलेटर बिना बिके रह गए हैं। तो बिना बिके माल का लागत मूल्य या बीजक मूल्य, तो इस प्रश्न में लागत मूल्य दिया गया है तो लागत मूल्य ज्ञात कर लेंगे। 30 गुणा 100 बराबर 3000। इसमें प्रेषक के अनुपातक व्यय को जोड़ दिया जाएगा। प्रेषक ने 100 धन 50 अर्थात 150 रुपए के व्यय किए हैं, तो 150 में 30 का गुणा कर देंगे और 100 का भाग कर देंगे, तो हमको प्रेषक के अनुपातिक व्यय ज्ञात हो जाएंगे। अब इसमें प्रेषित के आनुपातिक अनावर्तक व्यय को जोड़ा जाएगा। प्रेषित ने 50 रुपए का व्यय किया है और इसे हल करने पर हमको रकम प्राप्त हो जाती है 15 रुपए। अब इन तीनों रकमों को हम जोड़ लेंगे और जोड़कर जो रकम प्राप्त होगी वही प्रेषण स्कंद का मूल्य होगा, जो निकल के आ रहा है 3060 रुपए। विद्यार्थियों, जैसे कि हमने इसकी वैकल्पिक विधि पढ़ी है तो इस सवाल को हम वैकल्पिक विधि से भी हल कर सकते हैं। इसमें क्या किया जाएगा, भेजे गए माल की लागत में प्रेषक और प्रेषित के व्यय को जोड़ दिया जाएगा और फिर बिना बिके माल का गुणा करके प्रेषित माल का भाग दे दिया जाएगा। किस प्रकार से किया जाएगा, भेजे गए माल की लागत में प्रेषक और प्रेषित के व्यय जोड़कर उसमें बिना बिके माल का गुणा कर देंगे और कुल प्रेषित माल का भाग कर देंगे। इस प्रकार से हमें प्रेषण स्कंद का मूल्य ज्ञात होगा। अब इसमें हम मान रख देते हैं, तो भीम ने बाजवा को 10,000 रुपए का माल भेजा था, तो 10,000 प्लस 150 प्लस 50 गुणा 30/100 बराबर आ जाता है 3060 रुपए। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने जब प्रश्न में कोई हानि ना दी गई हो तो प्रेषण स्कंद की गणना करना सीख लिया है, जो कि बहुत आसान था। तो बच्चों, अब हम देखेंगे जब प्रश्न में हानि दी गई हो तो हानि दो प्रकार की होती है, सामान्य हानि और असामान्य हानि। तो पहले हम देखते हैं जब प्रश्न में सामान्य हानि दी गई हो। जब प्रश्न में सामान्य हानि दी होती है तो शेष माल के आधार पर प्रेषण स्कंद का मूल्यांकन किया जाता है। कैसे किया जाता है, सबसे पहले हम बिना बिके माल की लागत या बीजक मूल्य ज्ञात कर लेते हैं, जो कि माल की मात्रा में प्रति इकाई लागत मूल्य का या बीजक मूल्य का गुणा करने से ज्ञात हो जाता है। और उस लागत मूल्य में बिना बिके माल की मात्रा का गुणा करके शेष प्रेषित माल का अर्थात प्रेषण पर भेजे गए माल की मात्रा में से सामान्य हानि की मात्रा को घटाने से जो राशि ज्ञात होती है को भागित कर दिया जाता है, जिससे हमें बिना बिके माल का लागत मूल्य ज्ञात हो जाता है।
इसमें प्रेषक के आनुपातिक व्यय जोड़े जाते हैं। प्रेषक के व्यय में गुणा कर दिया जाएगा बिना बिके माल की मात्रा का और भाग कर दिया जाएगा कुल प्रेषित माल की मात्रा माइनस सामान्य हानि की मात्रा। इससे हमें शेष प्रेषित माल की मात्रा ज्ञात हो जाती है और इस प्रकार से प्रेषक के आनुपातिक व्यय ज्ञात करके लिख लिए जाते हैं। इसके बाद प्रेषित के आनुपातिक व्यय को जोड़ा जाता है, जिसके लिए हम प्रेषित के व्यय में प्रेषण स्कंद की मात्रा का गुणा करके उसमें शेष प्रेषित माल का भाग कर देते हैं, जिससे हमें प्रेषणी के आनुपातिक अनावर्तक व्यय ज्ञात हो जाते हैं। इस प्रकार से तीनों को जोड़कर अर्थात बिना बिके माल की लागत, प्रेषक के आनुपातिक व्यय और प्रेषणी के आनुपातिक व्यय को जोड़कर हमें प्रेषण स्कंद का मूल्य ज्ञात हो जाता है। सामान्य हानि की दशा में प्रेषण स्कंद का मूल्यांकन के लिए हम वैकल्पिक विधि का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें प्रेषण स्कंद का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम भेजे गए माल की लागत में प्रेषक के और प्रेषित के व्यय को जोड़कर प्रेषण स्कंद की मात्रा का गुणा कर देते हैं और शेष प्रेषित माल की मात्रा का भाग कर देते हैं। तो सूत्र इस प्रकार से बनता है, प्रेषण स्कंद का मूल्य बराबर प्रेषण पर भेजे गए माल की लागत धन प्रेषक व प्रेषित के अनावर्तक व्यय गुणा बिना बिके माल की मात्रा भागित शेष प्रेषित माल की मात्रा अर्थात कुल प्रेषित माल की मात्रा माइनस सामान्य हानि की मात्रा। इस प्रकार से इस सूत्र में मान रखने पर हमें प्रेषण स्कंद का मूल्य ज्ञात हो जाता है। अब बच्चों एक उदाहरण के द्वारा हम देखेंगे कि सामान्य हानि की दशा में प्रेषण स्कंद का मूल्य कैसे ज्ञात किया जाता है। तो प्रश्न इस प्रकार से है, 800 टन कोयला जिसका लागत मूल्य 8,000 रुपये है, एजेंट के पास प्रेषण पर बिक्री हेतु भेजा। एजेंट ने 500 टन कोयला बेच दिया और उसके पास 280 टन कोयला शेष बच गया। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, 800 टन कोयला भेजा था, 500 बिका, 300 बचना चाहिए था, लेकिन बचा कितना? 280 टन, अर्थात 20 टन की सामान्य हानि हुई है। माल को भेजने पर भाड़ा 800 रुपये तथा एजेंट ने बीमा आदि के 400 रुपये चुकाए हैं। बचे हुए कोयले का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रेषण स्कंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो प्रेषण स्कंद का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम निम्न स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले प्रेषण स्कंद का लागत मूल्य या बीजक मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो प्रश्न में हमको लागत मूल्य दिया गया है, प्रेषण पर भेजे गए माल की लागत में बिना बिके माल की मात्रा का गुणा करके उसमें शेष प्रेषित माल का भाग कर देंगे। इस प्रकार इसमें मान रखने पर हमें ज्ञात होता है कि माल की लागत थी 8,000, प्रेषण स्कंद बचा था 280 और शेष प्रेषित माल की मात्रा कैसे ज्ञात की जाएगी? कुल प्रेषित माल की मात्रा में से सामान्य हानि की मात्रा को घटा दिया जाएगा। कुल प्रेषित माल कितना था? 800 टन। 800 टन माइनस 20, इस प्रकार से हमें ज्ञात हो जाता है शेष प्रेषित माल 780। इसको हल करने पर हमें प्रेषण स्कंद का लागत मूल्य ज्ञात हो जाता है, जो निकल कर आ रहा है 2872। बच्चों इसमें हम अब प्रेषक के आनुपातिक व्यय जोड़ देंगे। प्रेषक ने 800 रुपये के व्यय किए हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे? सूत्र क्या बनता है इसका? कुल व्यय में हम स्कंद की मात्रा का गुणा कर देंगे और कुल प्रेषित माल की मात्रा में से सामान्य हानि की मात्रा घटाने के बाद जो मात्रा आएगी उसका भाग कर देंगे, जिससे हमें प्रेषक के आनुपातिक व्यय ज्ञात हो जाएंगे। तो कुल व्यय 800 थे और स्कंद की मात्रा 280 है और शेष प्रेषित माल बचेगा 800 माइनस 20 अर्थात 780। और इसको हल करने पर हमको प्रेषक के आनुपातिक व्यय ज्ञात हो जाते हैं 287 रुपये। इसके बाद प्रेषित के आनुपातिक व्यय को जोड़ा जाएगा। प्रेषित के आनुपातिक व्यय कैसे निकाले जाएंगे? व्यय में हम स्कंद की मात्रा का गुणा कर देंगे और कुल प्रेषित माल की मात्रा में से सामान्य हानि की मात्रा घटाने के बाद जो मात्रा आएगी उसका भाग कर देंगे। एजेंट के व्यय 400 रुपये थे, जिसमें 280 रुपये बिना बिका हुआ माल है और उसमें हम 800 माइनस 20 का भाग कर देंगे। तो हमें
प्रेषित के आनुपातिक व्यय ज्ञात हो जाते हैं 144 रुपए। अब प्रेषण स्कंद का लागत मूल्य ज्ञात कर लिया है, प्रेषक के आनुपातिक व्यय ज्ञात हो गए हैं, प्रेषणी के आनुपातिक अनावर्तक व्यय ज्ञात हो गए हैं, तो इन रकमों को हम जोड़ लेते हैं और जोड़कर हमें प्रेषण स्कंद का मूल्य ज्ञात हो जाएगा, जो निकल कर आ रहा है 3,303 रुपए। इसी सवाल को हम वैकल्पिक विधि से भी हल कर सकते थे। तो वैकल्पिक विधि से कैसे करेंगे? हम समस्त लागतों को जोड़ लेंगे, अर्थात प्रेषण पर भेजे गए माल की लागत में प्रेषक के और प्रेषित की आनुपातिक व्यय को जोड़ लिया जाएगा और उसमें प्रेषण स्कंद की मात्रा का गुणा करके शेष प्रेषित माल की मात्रा का भाग कर दिया जाएगा। इस प्रकार से हमें प्रेषण स्कंद का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो मान रख देते हैं, प्रेषण पर भेजे गए माल की लागत थी 8,000, प्रेषक के व्यय थे 800 और प्रेषित के व्यय थे 400। तीनों को जोड़ लेंगे और इस जोड़ में गुणा कर देंगे हम प्रेषण स्कंद की मात्रा का और भाग कर देंगे शेष प्रेषित माल का। इस प्रकार से हमें प्रेषण स्कंद का मूल्य ज्ञात हो जाएगा, जो निकल के आएगा 3,303 रुपए। विद्यार्थियों, माल की असमान हानि अक्सर रास्ते में अर्थात मार्ग में होती है, अतः प्रेषक के व्यय तो पूरे होते हैं लेकिन प्रेषित शेष बची हुई माल पर व्यय करता है। अतः प्रेषण स्कंद की गणना करते समय प्रेषक के आनुपातिक व्यय पूरी तरह से जोड़े जाते हैं, लेकिन प्रेषित के आनुपातिक व्यय जोड़ते समय हम असामान्य हानि के कारण हुई मात्रा को घटा देते हैं और शेष माल के आधार पर प्रेषण स्कंद की लागत में प्रेषित के आनुपातिक व्यय जोड़ते हैं। तो विद्यार्थियों, यह सब कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले प्रेषण स्कंद की लागत या बीजक मूल्य ज्ञात कर लिया जाएगा, जिसमें हम प्रेषित माल की लागत मूल्य या बीजक मूल्य में अंतिम स्कंद अर्थात बिना बिके माल की मात्रा का गुणा कर देंगे और कुल प्रेषित माल की मात्रा का भाग कर देंगे, जिससे हमें प्रेषण स्कंद की मूल लागत ज्ञात हो जाएगी। इसमें प्रेषक के आनुपातिक व्यय जोड़ दिए जाएंगे। प्रेषक के व्यय में स्कंद की मात्रा का गुणा करके कुल प्रेषित माल की मात्रा का भाग कर दिया जाता है, जिससे हमें प्रेषक के आनुपातिक व्यय ज्ञात हो जाते हैं। विद्यार्थियों, इसके बाद प्रेषित के आनुपातिक अनावर्तक व्यय जोड़े जाएंगे, जिसमें प्रेषित के व्यय में स्कंद की मात्रा का गुणा कर दिया जाएगा और असामान्य हानि के कारण नष्ट हुए माल की मात्रा को कुल प्रेषित माल की मात्रा से घटाकर लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? कुल व्यय गुणा स्कंद की मात्रा भागित कुल प्रेषित माल की मात्रा माइनस असामान्य हानि की मात्रा। और इस प्रकार से हमें प्रेषणी के आनुपातिक अनावर्तक व्यय ज्ञात हो जाएंगे। अब प्रेषण स्कंद की लागत में प्रेषक के आनुपातिक व्यय और प्रेषणी के आनुपातिक अनावर्तक व्यय जोड़कर हमें प्रेषण स्कंद का मूल्य ज्ञात हो जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार असामान्य हानि की दशा में प्रेषण स्कंद का मूल्यांकन किया जाता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। उदाहरण इस प्रकार से है, 50 बोरी दाल जिनका लागत मूल्य 100 रुपये प्रति बोरी था तथा बीजक मूल्य 120 रुपये प्रति बोरी था, प्रेषण पर भेजी गई। रास्ते में 20 बोरी दाल नष्ट हो गई। 380 बोरी दाल प्रेषणी द्वारा बेच दी गई। प्रेषक के व्यय 4,000 के थे तथा प्रेषणी के अनावर्तक व्यय 960 रुपये के थे। प्रेषण स्कंद तथा असामान्य हानि की गणना कीजिए। तो विद्यार्थियों, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बिना बिके मूल्य की मात्रा क्या है। प्रेषक ने 500 बोरी भेजी थे, जिसमें से 380 बोरे बिके हैं, 20 बोरे नष्ट हो गए हैं, अतः शेष बिना बिका हुआ माल 100 बोरी बचेगा। अब हम बिना बिके माल का लागत मूल्य ज्ञात कर लेते हैं, जो कि इस प्रकार से होगा। प्रेषित माल का लागत मूल्य गुणा बिना बिके माल की मात्रा भागित कुल प्रेषित माल। इसमें हम मान रख देंगे
तो कुल प्रेषित माल की लागत 50,000 है, जिसमें हम स्कंद की मात्रा 100 का गुणा कर देंगे और कुल प्रेषित माल 500 का भाग कर देंगे, तो हमें बिना बिके माल की लागत ज्ञात हो जाएगी, जो निकल के आती है 10,000। बच्चों, अब हम इसमें प्रेषक के आनुपातिक व्यय जोड़ देंगे। प्रेषक के आनुपातिक व्यय इस प्रकार से जोड़े जाएंगे। प्रेषक के व्यय में स्कंद की मात्रा का गुणा करके कुल प्रेषित माल की मात्रा का भाग कर दिया जाएगा। तो करते हैं, प्रेषक के व्यय गुणा स्कंद की मात्रा भागित कुल प्रेषित माल की मात्रा, और इसमें संबंधित मान रखने पर कुल व्यय 4,000 के हैं, स्कंद की मात्रा 100 है और उसमें कुल प्रेषित माल 500 का भाग कर दिया, तो हमें ज्ञात हो जाते हैं व्यय 800 रुपये। अब हम प्रेषित के आनुपातिक अनावर्तक व्यय जोड़ेंगे। असमान हानि की दशा में प्रेषित के अनावर्तक व्यय का आनुपातिक भाग इस प्रकार से निकाला जाता है। प्रेषित के व्यय लिखे जाते हैं, उसमें स्कंद की मात्रा का गुणा कर दिया जाता है और कुल प्रेषित माल की मात्रा में से असमान हानि की मात्रा को घटाकर लिखा जाता है, तो ज्ञात हो जाता है हमको शेष प्रेषित माल, और इसमें मान रख देते हैं हम। तो प्रेषित के व्यय जो थे वह थे 960, स्कंद की मात्रा बची थी 100 और कुल प्रेषित माल 500 में से असमान हानि की मात्रा 20 घटाने पर हमको प्राप्त हो जाते हैं शेष प्रेषित माल 480। ठीक है, तो 480 का भाग करेंगे तो 960 गुणा 100 भागे 480 को हल करेंगे, तो इस प्रकार से हमें प्रेषित के आनुपातिक व्यय ज्ञात हो जाते हैं 200। विद्यार्थियों, अब हम इसका टोटल लगा लेते हैं, तो निकल के आएगा प्रेषण स्कंद का मूल्य, जो निकल के आ रहा है 11,000 रुपये। अब हम असामान्य हानि की गणना कर लेते हैं, क्योंकि इस प्रश्न में असामान्य हानि की गणना को भी पूछा गया है। तो असामान्य हानि की गणना कर लेते हैं। असामान्य हानि की गणना के लिए 20 बोरी माल का मूल्य निकाल लिया जाएगा। नष्ट माल की लागत बराबर लागत मूल्य में हम क्या कर देंगे, नष्ट माल की मात्रा का गुणा करके और उसमें हम कुल प्रेषित माल की मात्रा का भाग कर देंगे। इस प्रकार से लागत मूल्य जो है 50,000 है, नष्ट माल की मात्रा 20 है और भागित 500 हल करने पर प्राप्त होता है हमको 2,000 रुपये। अब इसमें प्रेषक के व्यय जोड़ दिए जाएंगे, प्रेषित के व्यय नहीं जोड़े जाएंगे। क्यों? प्रेषित के व्यय कब हुए हैं? जब माल उसने छुड़ाया है, और माल कहाँ नष्ट हुआ है? रास्ते में। तो इस पर प्रेषित ने तो कोई व्यय किया ही नहीं, तो सिर्फ अब यहाँ पर प्रेषक के व्यय जोड़ दिए जाते हैं और प्रेषक के व्यय जोड़ दिए जाएंगे। प्रेषक ने कुल व्यय 4,000 रुपये किए हैं और 4,000 में हम 20 का गुणा कर देंगे और 500 का भाग कर देंगे। इस प्रकार से हमें प्रेषक के आनुपातिक व्यय 160 प्राप्त हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमें असमान हानि की राशि ज्ञात हो जाती है 2,160 रुपये। विद्यार्थियों, अब तक हमने कोई हानि ना दी गई हो और हानि दी गई हो तो सामान्य हानि की दशा में और असामान्य हानि की दशा में प्रेषण स्कंद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है ये सीख लिया है। अब हम एक ऐसा प्रश्न हल करेंगे जिस प्रश्न में सामान्य हानि और असामान्य हानि दोनों दी गई हो। तो देखते हैं कैसे हल किया जाता है। प्रश्न इस प्रकार से है, 10,000 किलोग्राम घी 20 रुपये की दर से भेजा गया। प्रेषण तथा प्रेषणी के अनावर्तक व्यय क्रमशः 5,000 तथा 22,250 रुपये है। रास्ते में 250 किलो घी नष्ट हो गया, जिसके दावे के लिए 4,000 रुपये प्राप्त हुए। 750 किलो घी बेच दिया गया। 250 किलो घी रिस कर नष्ट हो गया, जिसे सामान्य हानि माना गया है। असामान्य हानि व प्रेषण स्कंद का मूल्यांकन कीजिए। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि कितना माल बिना बिका रह गया है। तो प्रश्न में 10,000 किलोग्राम घी प्रेषण पर भेजा गया था, जिसमें से 250 किलो घी रास्ते में नष्ट हो गया, 250 किलो घी रिस कर नष्ट हो गया और 7,500 किलो घी बेच दिया गया। तो शेष बिना बिका हुआ माल निकलता है 2,000 किलोग्राम, जो कि बिना बिका हुआ रह गया है। अब इसका मूल्य
ज्ञात कर लिया जाएगा। जब प्रश्न में सामान्य हानि और असामान्य हानि दी गई हो तो पहले हम असामान्य हानि निकाल के प्रेषित माल की लागत में से और प्रेषक के व्यय के योग में से घटा लेते हैं। फिर उसके बाद प्रेषित के आनुपातिक व्यय को जोड़ा जाता है और फिर प्रेषण स्कंद का मूल्य ज्ञात किया जाता है। तो इसको हम टेबल के माध्यम से हल करेंगे जिससे सवाल आसान होगा। तो टेबल बना लेते हैं, 3 कॉलम बनाएंगे, विवरण का कॉलम, एक मात्रा का कॉलम और एक राशि का कॉलम। तो सबसे पहले लिखेंगे हम प्रेषित माल की लागत और मात्रा। तो लिख लेते हैं प्रेषित माल की लागत क्या है, 20 किलोग्राम 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, मात्रा है 10,000 किलोग्राम और राशि निकल के आती है 2 लाख रुपए। इसमें प्रेषक के व्यय जोड़ दिए जाएंगे। तो प्रेषक के व्यय 50,000 रुपए हुए हैं तो 50,000 राशि वाले कॉलम में लिख के जोड़ देंगे। इसके बाद हमें प्रेषित माल की लागत और प्रेषक के व्यय का योग ज्ञात हो जाता है जो निकल के आता है 2,50,000। मात्रा तो स्थिर रहेगी। अब इसमें से हम असामान्य हानि को घटा देंगे। तो घटाया, मार्ग में हानि कितने की हुई है, 250 किलोग्राम। तो 250 किलोग्राम की हानि ज्ञात कर लेंगे। तो 2.5 लाख गुणा 250 भागे 10,000, तो राशि निकल के आती है 6,250 और घटाने के बाद हमको मात्रा प्राप्त हो जाती है 9,750 और राशि प्राप्त हो जाती है 2,43,750। तो बच्चों इस प्रकार से हमें 9,750 किलोग्राम घी की लागत ज्ञात हो जाती है जो है 2,43,750 रुपए। इस घी में से 250 किलो घी रिसकर नष्ट हो गया है जिसका अब कोई मूल्य नहीं बचा है। तो इस मात्रा में से हम सामान्य हानि की मात्रा को घटा देते हैं 250। इसका कोई मूल्य नहीं है, राशि वाले कॉलम में कोई राशि नहीं लिखेंगे क्योंकि सामान्य हानि का कोई बीमा नहीं हो सकता है, ना ही कोई वसूली हो सकती है। इस प्रकार राशि निकल कर आती है 2,43,750 और शेष माल की मात्रा निकल के आती है 9,500। अब इसमें हम प्रेषित के व्यय जोड़ देंगे। प्रेषित ने कुल व्यय 22,250 रुपए किए हैं। जोड़ने के बाद हमें कुल माल की लागत ज्ञात हो जाती है जो कि है, जोड़ने के बाद हमें शेष माल की लागत अर्थात 9,500 किलोग्राम की लागत ज्ञात हो जाती है जो निकल के आती है 2,66,000 रुपए। अब 950 किलोग्राम में से 2,000 किलोग्राम तेल, 2,000 किलोग्राम घी बिना बिका हुआ रह गया है तो इसका मूल्य ज्ञात कर लिया जाएगा जो कहलाएगा प्रेषण स्कंद का मूल्य। तो प्रेषण स्कंद का मूल्य कितना होगा, 2,66,000 गुणा 2,000 भागे 9,500। और इस प्रकार से हमको प्रेषण स्कंद का मूल्य ज्ञात हो जाता है 56,000। तो बच्चों आज हमने प्रेषण स्कंद के मूल्यांकन की सभी कंडीशन को समझ लिया है।